सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र के आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज से पहले हमने प्लांक बोहर की अभिधारणा एवं इसके उतार चढ़ाव, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, दे ब्रोगली अभिकल्पना, समूह वेग, कला वेग एवं तरंग के वेग पैकेट का निर्माण हमने पढ़ लिया था। इसके बाद आज हमें तरंग पैकेट का स्पष्टीकरण एवं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत एवं इसका के अनुप्रयोग, ये तीन चीज़ें मुख्यतः देखनी है। आज की हमारी तीनों चीज़ें जो है वो थ्योरेटिकल है, डेरिवेटिव टाइप कुछ नहीं है, इसलिए इसकी थ्योरी को थोड़ा आप याद भी कर लेना, क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत तो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और इसके अलावा तरंग पैकेट का स्पष्टीकरण भी बढ़िया टॉपिक है जो भी एग्ज़ाम में पूछने लायक है। इसलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तरंग पैकेट का स्पष्टीकरण सीधी सीधी थ्योरी है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है कि हम जानते हैं कि तरंग पैकेट का जो समूह वेग होता है वह गतिमान कण के वेग के बराबर होता है। अतः गतिमान जो द्रव्य कण है वह तरंग पैकेट के तुल्य होगा, यानी तरंग पैकेट की तरह व्यवहार करेगा। श्रोडिंगर ने किसी तरंग के अस्तित्व की परिकल्पना करते हुए बताया था कि तरंग का जो आयाम है उस आयाम के किसी बिंदु पर द्रव्य कण के पाए जाने की प्रायिकता को दर्शाता है। अर्थात किसी तरंग का जो आयाम है वह आयाम उस बिंदु पर द्रव्य कण के पाए जाने की प्रायिकता को बताता है या दर्शाता है। यदि किसी बिंदु पर निर्देशांक तरंग का आयाम शून्य है तो इसका अर्थ है कि उस बिंदु पर कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो नगण्य है, क्योंकि आयाम जब शून्य होगा वह स्थिति विनाशी बहती कण की होगी। विनाशी बहती कण जहाँ होता है वहाँ कण के पाए जाने की प्रायिकता जो है वो लगभग शून्य या नगण्य होती है। तो किसी बिंदु पर निर्देशक तरंग का यदि आयाम शून्य है तो इसका अर्थ यही होगा कि उस बिंदु पर कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो नगण्य होगी। अतः कण के तरंग पैकेट में पाए जाने की प्रायिकता ही अधिकतम होती है, यानी जहाँ आपका संपोषी बहती कण होगा वहीं तरंग पैकेट की उपस्थिति होगी और कण जो है वो तरंग पैकेट के रूप में ही पाया जाएगा। तो कण के तरंग पैकेट में पाए जाने की जो प्रायिकता होगी वो अधिकतम होगी, एवं तरंग पैकेट तथा निर्देशक तरंग में v वेग से गतिमान कण के सभी गुण पाए जाएंगे। अब यदि एक गतिमान द्रव्य कण है और यह गतिमान द्रव्य कण जो है वो किसी क्षण या किसी समय t पर बिंदु x पर पाया जाता है, तो इस कण का जो तरंग व्यवहार है वो निम्न तरंग फलन साई xt द्वारा दिया जाता है। साई xt पादांक में है, t समय है, x स्थिति है, बराबर इसका समाकलन हो गया माइनस अनंत से प्लस अनंत, a के पादांक में है k e⁻i के x माइनस ओमेगा t dk। यहाँ ओमेगा वही e/h कट है और k बराबर p/h कट है। तो यहाँ ओमेगा का जो मान है ये मान e/h कट और k का जो मान है वो p/h कट रख देते हैं, तो हमें मिल जाता है साई xt बराबर इंटीग्रेशन माइनस अनंत से प्लस अनंत ap e⁻i px माइनस at/h कट dp। समीकरण नंबर 1। माना संचरण नियतांक के एक निश्चित परास डेल के में इस प्रकार परिमित है कि अवयवी तरंगों का जो आयाम है जिसे हम a के द्वारा दर्शाते हैं उसकी परास डेल के अतिरिक्त अन्य सभी मानों के लिए नगण्य है, तो तरंग पैकेट को निम्न प्रकार दर्शाते हैं। ये कह रहा है ये जो समाकलन की जो लिमिट है इस लिमिट को हम फिक्स कर देते हैं डेल के, क्योंकि इस डेल के बाहर जो है वो अन्य सभी बिंदुओं पर तरंग पैकेट के पाए जाने की जो संभावना है वह नगण्य है।
तो इस समीकरण 1 का हमें निम्न रूप मिल जाता है कि साई एक्स टी बराबर इंटीग्रेशन डेल के ए के e टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी डी के। यहाँ ये लिमिट चेंज कर दी है, माइनस अनंत से प्लस अनंत की जगह डेल के कर दी है। समीकरण 2 द्वारा व्यक्त तरंग पैकेट का जो व्यवहार है वह ओमेगा और के बीच संबंध को दर्शाता है। सामान्यतः ओमेगा तथा के में एक अरैखिक संबंध होता है, अतः कला में निरंतर परिवर्तन होते रहने से तरंग पैकेट की आवृत्ति भी बदलती है। यदि तरंग पैकेट की कोणीय आवृत्ति ओमेगा संचरण नियतांक के साथ धीरे धीरे परिवर्तित होती है तो ओमेगा का जो मान होगा वो हो जाएगा ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस डी ओमेगा अपॉन डी के बराबर के 0 माइनस के 0। समीकरण 3। यहाँ के 0 जो है वो डेल के प्लस में के का नियत मान है, जिसके लिए ओमेगा के 0 बराबर ओमेगा 0 होगा। नेक्स्ट में अपन चलते हैं तो समीकरण 2 में ये इस समीकरण 2 में जो है वो ओमेगा का ये मान रखने पर, अब यहाँ आपको ओमेगा का मान रखने पर ये समीकरण मिल जाती है। समीकरण 2 में ओमेगा का जो मान है ये रख दिया और इसको हल करने पर आपको साई एक्स टी ये स्टैंडर्ड समाकलन है जिसको विलुप्त कर दिया गया है। यहाँ डेरिवेशन में उसकी आवश्यकता नहीं समझी गई है, इसलिए इसको विलुप्त करके फाइनल आंसर लिख दिया गया है। साई एक्स टी बराबर e टू द पावर आयोटा के 0 एक्स माइनस ओमेगा 0 टी इंटीग्रेशन डेल के ए के एक्सपोनेंशियल आयोटा के माइनस डी ओमेगा अपॉन डी टी टी के माइनस के 0 डी के। समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 4 ऐसा तरंग फलन व्यक्त करती है जिसमें प्रथम पद जो है वो तरंग दैर्ध्य है 2 अपॉन के 0 तथा आवृत्ति ओमेगा 0 बटा 2 की तरंग है, जिसे समाकलन द्वारा व्यक्त द्वितीय तरंग द्वारा मॉडलित किया गया है एवं यह पद जो है वो समय के साथ तरंग पैकेट का फैलाव दर्शाता है। तो इस प्रकार हमें यह बता सकते हैं कि तरंग पैकेट का स्पष्टीकरण दर्शाया जा सकता है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वह है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो हाइजेनबर्ग ने जो है वो बताया कि किसी भी कण के लिए दो भौतिक राशियाँ, एक होती है कण की स्थिति, एक होती है संवेग, और इन दोनों को हम यथार्थता से नहीं माप सकते। हालांकि इसके बाद में इस अनिश्चितता के सिद्धांत के और भी रूप आए, लेकिन सबसे पहले अपन इसी रूप के बारे में बात करते हैं। तो हाइजेनबर्ग ने ये बताया कि अति सूक्ष्म स्तर पर कण की स्थिति एवं संवेग का एक साथ यथार्थता से मापन असंभव है, क्योंकि क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार गतिमान कण का जो व्यवहार है वह समूह वेग से गतिमान तरंग पैकेट द्वारा व्यक्त किया जाता है। अर्थात अति सूक्ष्म स्तर पर कण की स्थिति और संवेग जो है उन दोनों का एक साथ यथार्थतापूर्वक मापन नहीं किया जा सकता। डेल एक्स डेल पी ग्रेटर इक्वल एच कट अपॉन 2, डेल एक्स इंटू डेल पी बराबर एच अपॉन 2 पाई। डेल एक्स जो है वो स्थिति को दर्शाता है, डेल पी जो है वो संवेग को दर्शाता है। इसके अनुसार यदि तरंग पैकेट विस्तृत है तो कण का संवेग मापन तो निश्चित हो सकता है, लेकिन स्थिति निश्चित रूप से ज्ञात नहीं की जा सकती। इसके विपरीत यदि तरंग पैकेट छोटा है तो कण का संवेग निश्चित रूप से नहीं मापा जा सकता, लेकिन स्थिति मापी जा सकती है। तो दोनों ही स्थितियों में यदि पैकेट छोटा है, तरंग पैकेट छोटा है तो संवेग निश्चित रूप से नहीं मापा जा सकता, केवल स्थिति मापी जा सकती है। और यदि तरंग पैकेट बड़ा है तो संवेग तो निश्चित मापा जा सकता है, लेकिन स्थिति नहीं मापी जा सकती। दोनों ही स्थितियों में एक का मापन जो है वो असंभव रहता है। यही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहलाता है आपका स्थिति और समय के लिए। इसका जो दूसरा रूप है वह है ऊर्जा और समय का। तो इस रूप के अनुसार किसी कण की ऊर्जा अवस्था E व कण के उस अवस्था में रहने का समय t है, तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत निम्न प्रकार दिया जाता है कि इसके अनुसार ऊर्जा मापन में अनिश्चितता डेल E व समय मापन में अनिश्चितता डेल t है, तो दोनों का गुणनफल भी h/2
2 पाई की कोटि का होता है, जिसे सूत्र में लिखने पर डेल ई डेल टी इज ग्रेटर इक्वल h/2। अर्थात यदि कोई कण किसी ऊर्जा अवस्था में बहुत अधिक समय तक रह सकता है तो उस अवस्था की ऊर्जा अधिक यथार्थता से मापी जा सकती है। तो यह ऊर्जा एवं समय के लिए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत था। अब इसके बाद अपने आता है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का अनुप्रयोग। तो इस अनुप्रयोग में अपना पहला अनुप्रयोग, एक ही अनुप्रयोग दे रखा है पाठ्यक्रम में कि द्विसलिट व्यतिकरण की फोटोन व्याख्या। द्विसलिट व्यतिकरण की फोटोन व्याख्या, तो इसमें यह कह रहा है कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन स्रोत है, इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। यहाँ एक प्रकाश स्रोत है, यहाँ संसूचक है जो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति को बताता है। इसमें यह बिंदु 1 है, यह बिंदु 2 है और ये विभिन्न स्थितियाँ हैं। चलते हैं अपन आगे पढ़ते जाएंगे तो पता चलता जाएगा आपको। व्यतिकरण की घटना को अनिश्चितता के सिद्धांत पर समझने के लिए उपरोक्त चित्र में प्रायोगिक व्यवस्था दर्शाई गई है। इसमें इलेक्ट्रॉन स्रोत के साथ एक शक्तिशाली प्रकाश स्रोत लगा हुआ है। यह इलेक्ट्रॉन स्रोत है, इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे और यह प्रकाश स्रोत है। हम जानते हैं कि विद्युत आवेश जो है वो प्रकाश को प्रकीर्णित करता है, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन प्रकाश स्रोत के पास से गुजरता है तो यह प्रकाश का कुछ भाग हमारी आँख की ओर मोड़ देता है। यदि किसी क्षण इलेक्ट्रॉन स्लिट 2 से गुजरता है तो हमें बिंदु ए पर प्रकाश की चमक दिखाई देती है। इस बिंदु ए पर जो है वो हमें प्रकाश की चमक दिखाई देगी। यदि इलेक्ट्रॉन स्लिट 1 से गुजरता है, यह स्लिट 1 है और यह स्लिट 2 है। स्लिट 1 से गुजरता है तो हमें ऊपरी स्लिट के कारण चमक दिखाई देनी चाहिए, एवं यदि ऐसा होता है तो हमें एक ही समय दोनों स्थानों पर चमक मिलनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे प्रकाश इलेक्ट्रॉन संसूचक में जाता है तो हमें क्लिक की आवाज़ सुनाई देती है। क्लिक की आवाज़ मतलब टकराने की। साथ ही स्लिट 1 व 2 के समीप प्रकाशिक चमक भी दिखाई देती है, परंतु यह चमक कभी एक साथ दिखाई नहीं देती और यही परिणाम संसूचक द्वारा प्रेक्षित होता है कि चमक जो है वो एक साथ दिखाई नहीं देती है। यदि क्लिक के समय प्रकाशिक चमक स्लिट 1 के समीप हो तो इसे प्रथम प्रकाश स्तंभ में, और यदि क्लिक के समय प्रकाशिक चमक स्लिट 2 के समीप हो तो इसे स्तंभ 2 में नोट करते हैं। इस प्रकार स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में अंकित संरचनाओं के आधार पर इलेक्ट्रॉन के लिए क्रमशः प्रथम व द्वितीय स्लिट में आने की जो प्रायिकता है वो P1' व P2' प्राप्त होती है। इसी प्रकार स्लिट 2 को बंद करके एक में से इलेक्ट्रॉन के गुजरने की प्रायिकता P1 ज्ञात करें तथा स्लिट 2 को बंद करके 2 में से तथा स्लिट 1 को बंद करके 2 में से गुजरने की इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता P2 ज्ञात करें तो भी इलेक्ट्रॉन का जो वितरण है वो P1' और P2' की भांति ही प्राप्त होता है। ये जो P1' और P2' है, ये दोनों स्थितियां हैं और इन दोनों का फॉर्मेशन है। अतः चाहे दोनों स्लिटें खुली हो या इनमें से एक बंद हो तो भी दूसरे में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम इस प्रयोग को अल्प तीव्रता वाले प्रकाश के साथ दोहराते हैं एवं प्रेक्षणों का विश्लेषण करते हैं तो स्लिट 1 व 2 द्वारा प्राप्त परिणाम P1' व P2' के अनुरूप प्राप्त होते हैं, परंतु स्तंभ 3 में प्राप्त परिणाम जो है वो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को दर्शाते हैं। ये स्तंभ 3 है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है P12 बराबर φ1 प्लस φ2 के मापांक का स्क्वायर इसके अनुरूप प्राप्त होगा। यहाँ φ1 व φ2 दो सम्मिश्र संख्याएं हैं जो x का फलन है तथा इसके परिणामों का वर्ग जो है वो क्रमशः केवल स्लिट 1 व स्लिट 2 के खुले होने पर इनका प्रभाव दर्शाता है। यदि इलेक्ट्रॉन दिखाई न दे तो व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त होता है। तो जब हमें इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देता है तो कोई फोटोन बाधित नहीं होता है, एवं यदि इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है तो फोटोन इसे बाधित करता है।
अतः सभी प्रकाश या फोटोनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव जो होता है वो समान होता है, इसलिए समान मात्रा में बाधा उत्पन्न होती है जो व्यतिकरण को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होती है। अतः ऐसी कोई युक्ति नहीं है जिससे व्यतिकरण पुंज को नुकसान पहुंचाए बिना इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया जा सके। और यह जो निष्कर्ष है यह हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के समान है। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि द्विस्लिट व्यतिकरण की जो फोटोन व्याख्या है वह हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुरूप है। धन्यवाद।